हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आप आज आपको एक इकोनॉमी का टॉपिक एक पढ़ाने वाला हूं। दरअसल ये टॉपिक न्यूज़ में है और न्यूज़ में क्यों है हम उसका भी कारण देखेंगे। हम एक्चुअली पढ़ने वाले हैं करेंसी डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन और इसी से मिलता जुलता एक करेंसी डिवैल्यूएशन होता है। तो इन दोनों के बारे में जानेंगे हम, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, राइट। तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये न्यूज़ में क्यों है। भाई न्यूज़ में इसीलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं और ये बीच बीच में आता ही रहता है, न्यूज़ में बना ही रहता है। देखो, करेंसी डिप्रिसिएशन अभी न्यूज़ में, भाई इकोनॉमी का सब्जेक्ट टॉपिक है। द इंडियन रुपी रिसेंटली स्लिप्ड पास्ट द 90s रुपीज पर यूएस डॉलर मार्क्स। मतलब 90 से भी नीचे गिर गया है। कहने का मतलब मेकिंग इट वन ऑफ द एशिया वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन 2025। एशिया की सबसे बेकार, सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गई है 2025 में। उसके बावजूद कि जीडीपी ग्रोथ रिमेन रोबुस्ट, जीडीपी ग्रोथ अभी भी बढ़ रही है और अच्छी है, उसके बावजूद करेंसी डिप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, देखो अगर आप यहाँ से देखोगे तो अभी भाई 2025 में हमारा 90 रुपये 19 पैसे, ये हमारा एक यूएस डॉलर की कीमत है। ठीक है, एक यूएस डॉलर की कीमत है हमारी 90 रुपये 19 पैसे। 2024 में कितनी थी? 83.67 रुपीज़ थी। 2020 में देख लो आप कितनी थी? 74। उसके बाद 21 के आसपास लगभग 73 पॉइंट। और आप देखोगे कि 2010 में ये 45 रुपीज़ के अराउंड थी। दैट मीन्स इसका मतलब पहले अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब तक आप मतलब नहीं समझोगे तब तक आप इसकी वैल्यू नहीं समझ पाओगे। क्या हो रहा, कब बढ़ रही घट रही, ये आप समझ ही नहीं पाओगे। देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि 2010 में 45 रुपए के आसपास, 45 रुपए में एक एक डॉलर की कीमत थी। ठीक है, एक यूएस डॉलर की कीमत थी। समझ आया। आज के टाइम में 2025 में लगभग ये 90 रुपए के बराबर है एक डॉलर। वही एक डॉलर आपका 90 रुपए के बराबर है। समझ आया। देखो इसका मतलब ये कि वैल्यू घट रही है। किसकी वैल्यू घट रही? इंडियन रुपीस की वैल्यू घट रही है। आप कहोगे कि घट रही कि बढ़ रही। देखो नॉर्मली आप देखोगे, एक ऊपर ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई एक डॉलर में 45 रुपए पहले होते थे और एक डॉलर में अब 90 रुपए हो गए तो वैल्यू बढ़ गई। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जैसे जो लोग यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, जिनको मतलब जिनकी इनकम ना डॉलर में होती है, उनके लिए तो बेनिफिशियल है कि हाँ भाई, मान लो कि 200 डॉलर उनके आ रहे हैं, तो 200 डॉलर में पहले 2010 की बात करूंगा तो 200 इंटू आप 45 करते तो भी जो भी आपका अमाउंट होता, पर आज के टाइम में 200 इंटू 90 रुपये करोगे तो भी आपका जो भी अमाउंट बनेगा वो होगा। तो उनके लिए तो अच्छा है, बट हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए ये अच्छी बात नहीं है। कैसे? इसको ऐसे समझो कि एक डॉलर में आपको 45 रुपए, जैसे मान लो कि हमारे पास, हमारी कंट्री में हमारी डोमेस्टिक करेंसी डॉलर नहीं है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी इंडियन करेंसी रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़। ठीक है, हमारे पास जो भी पैसा हमारा है वो हमारा रुपीज़ में है। अब हमें अगर बाहर से कोई बाहर की फॉरेन करेंसी, यानी मान लो कि जनरली जो चलती है यूएस डॉलर, हमें परचेज करना है, तो उसके लिए एक डॉलर अगर हमें परचेज करना है तो भाई उसके लिए हमें 45 रुपए पहले देने पड़ते। तो हमें 45 रुपए में पहले एक डॉलर मिल जाता। आज के टाइम में वही एक डॉलर अगर हमें परचेज करना है, खरीदना है, तो हमें 90 रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे रुपए की वैल्यू घट गई ना। तब तो हमें 90 रुपए, वही सेम चीज पहले हमें 45 रुपए में मिलती थी, सेम चीज आज हमें 90 रुपए में मिल रही है। इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू घट गई है। बात समझ में आई इतनी? तो जब ये हमारी वैल्यू एक डॉलर में ज्यादा अमाउंट जब ये बढ़ता है तो हमारी करेंसी की वैल्यू घटती है। सबसे पहली बात तो आप अपनी माइंड में ये क्लियर रखो। समझ आया। उसके बाद देखते हैं कि ये करेंसी बढ़ना घटना कैसे होता है। भाई ये दो टाइप से होता है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक करेंसी डिवैल्यूएशन होता है और एक करेंसी डिप्रिसिएशन होता है। अब दोनों में अंतर आपको जानना पड़ेगा। भाई शब्द हैं तो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो यहां पर अभी क्या हुआ है, डिप्रिसिएशन हुआ है। समझ आया। और एक डिवैल्यूएशन भी होता है। तो इन दोनों में अंतर हमें भली भांति पता होना चाहिए। अभी क्या हुआ, डिप्रिसिएशन हुआ है और एक डिवैल्यूएशन भी टर्म होता है।
जैसे आपने सुना होगा चाइना के केस में कि चाइना क्या करता है, अपनी कंट्री का डिवैल्यूएशन कर देता है। तो पहले हमें दोनों के मीनिंग में अंतर जो है वो पता होना चाहिए। देखो, दोनों का मतलब एक ही होता है कि करेंसी की, यानी डोमेस्टिक करेंसी। अब हम डोमेस्टिक की बात करें तो डोमेस्टिक मान मतलब हमारी इंडियन करेंसी की बात हो रही है। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घटती है। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घटती है, इसमें भी सेम चीज वैल्यू घटेगी। फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? अंतर इतना सिर्फ हुआ कि ये जो डिवैल्यूएशन होता है ये मार्केट के कारण नहीं होता, इसको या तो गवर्नमेंट करती है या फिर वहां की सेंट्रल बैंक करती है। अब इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मींस आरबीआई हो जाएगा, या गवर्नमेंट करेगी। जब गवर्नमेंट अथवा सेंट्रल बैंक जानबूझ के करती है, इंटेंशनली करती है, डिलिबरेटली करती है, ठीक है, जानबूझ के जब करती है, अपनी करेंसी की वैल्यू घटाती है, तो उसको डिवैल्यूएशन कहते हैं। परंतु जब मार्केट के कारण होता है कि मार्केट में जो भी उथल पुथल हो रहा है, मार्केट की वैल्यू मार्केट ड्रिवेन होता है, मार्केट के बेस्ड पर होता है, तब उसको हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। समझ आया? दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? देखो, दोनों का मतलब एक ही है कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घटती है। समझ आया? डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू दोनों में घटती है, परंतु जो डिवैल्यूएशन होता है तो वो गवर्नमेंट अथवा वहां की सेंट्रल बैंक जानबूझ के उसको घटाती है। जैसे चाइना करता है। चाइना बार बार क्यों करता है? क्योंकि उसका एक्सपोर्ट बढ़े, अपने एक्सपोर्ट को कम्पिटेटिव बनाने के लिए चाइना ऐसा करता है, सी जिनपिंग की गवर्नमेंट, ठीक है, आपने सुना होगा बार बार। तो चाइना जब करता है वो डिवैल्यूएशन करता है, जानबूझ के करता है। और अभी क्या हुआ है? डिप्रिसिएशन हुआ है, मतलब ये मार्केट के कारण हुआ है। तो सबसे पहले इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये तो मैं आपको क्लियर कर दिया। अब इसके कारण इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या कैसा फर्क पड़ता है मैं वो थोड़ा सा क्लियर कर दूं, बिकॉज जब तक आपको ये चीजें क्लियर नहीं होगी तो आगे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको अगर समझाऊं तो भाई इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि करेंसी की अभी वैल्यू घटी है, करेंसी डिप्रिसिएशन हुआ है। अब डिप्रिसिएशन हुआ है, इसका मतलब ये आप समझ लो डायरेक्ट कि ये मार्केट ड्रिवन हुआ है, वैल्यू तो घटी है डेफिनेटली, परंतु ये वैल्यू मार्केट ड्रिवन हुआ, मतलब मार्केट के कारण, मार्केट में जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, उथल पुथल हुआ है, कम ज्यादा हुआ है, उसकी वजह से हुआ है। अगर ये डिवैल्यूएशन होता तो गवर्नमेंट के कारण होता। अब इसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में क्या फर्क पड़ता है, देखो उसको समझते हैं। भाई अगर हमारी करेंसी की वैल्यू घट रही है, मतलब मान लो कि पहले स्टार्टिंग में सपोज करो कि 80 रुपये पहले थी, लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर, आज के टाइम में 90 रुपये हो गया है, राइट। आज के टाइम में 90 रुपये में $1 मिल रहा है, $1 मिल रहा है। और पहले $1 में हमें 80 रुपये में ही मिल जाता था। अब आप समझो कि इसके कारण क्या होगा कि हमारा जब मान लो कि वैल्यू घट रही है, जब घट रही है तो हमारा इंपोर्ट क्या होगा भाई? इंपोर्ट क्या होता है कि हमें कोई चीज़ हम बाहर से मंगवा रहे हैं, जब हम बाहर से कोई चीज़ मंगवाएंगे तो हमें पैसा किस में देना होगा? भाई बाहर तो हमारी इंडियन, हमारी जो इंडियन करेंसी है वो नेशनल इंटरनेशनल करेंसी नहीं है। हाँ, कुछ देशों में चलती है, जब हमने बायलेटरल उनने बायलेटरल एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, बायलेटरल हम डील कर रहे हैं अपनी इंडियन करेंसी में, अभी कुछ 1 2 3 साल से गवर्नमेंट हमारी कर रही है, ठीक है। बट इंटरनेशनल करेंसी हमारी इंडियन रुपीज़ नहीं है। तो जब हम कोई चीज़ बाहर से मंगवाएंगे तो हमें उनको पैसा किस में देना होगा? इंटरनेशनल करेंसी, यानी जनरली मैं बात करूँ तो यूएस डॉलर में देना होगा, मान लो। अब अगर हमें डॉलर में पैसा देना होगा, मान लो हमें उनको $1 की कोई चीज़ हम मंगवाते हैं तो हमें 90 रुपये में पड़ रही है, तो हमें उनको 90 रुपये देना होगा, ठीक है। 90 रुपये देना होगा, मतलब हमारा इम्पोर्ट जो होगा वो महंगा पड़ेगा ना। पहले हमें वही $1 की चीज़ें जो हम मंगवाते थे तो 80 रुपये हम देते थे, समझ पा रहे हो? आज हम 90 रुपये वही दे रहे हैं, तो मतलब हमारा इम्पोर्ट्स जो होगा वो कॉस्टली हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इम्पोर्ट हमारा कॉस्टली हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट की जब बात करेंगे तो भाई एक्सपोर्ट इसका उल्टा हो जाएगा। एक्सपोर्ट मतलब हमारा क्या होगा? हम जैसे कोई चीज़ मान लो हम राइस भेज रहे हैं बाहर, हम राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई हमें क्या मिलेगा? हमें कम पैसा मिलेगा। समझ आ रहा? इसका जस्ट उल्टा आप समझ लो कि अगर इम्पोर्ट कॉस्टली हो रहा है तो एक्सपोर्ट हमारा चीप हो जाएगा, ठीक है भाई। ये दोनों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर इंपोर्ट कॉस्टली होगा तो एक्सपोर्ट चीप होगा, और इसका उल्टा बात करोगे, अगर इंपोर्ट चीप होगा तो एक्सपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक दो टर्म और होते हैं जो मैं आपको थोड़ा सा इसमें क्लियर कर दूं। देखो अच्छा, इसमें चलते हैं। देखो, अगर मैं इसी की बात करूं भाई,
तो अब इसमें ट्रेड बैलेंस की बात करोगे या ट्रेड की बात करोगे? जैसे मान लो कि ट्रेड हमारा कहाँ जाएगा, तो ट्रेड देखो हमारा इंपोर्ट्स महंगा हो रहा है, इंपोर्ट्स महंगा हो रहा है, एक्सपोर्ट हमारा सस्ता हो रहा है, तो भाई हमारा ट्रेड बैलेंस बिगड़ जाएगा ना। तो ट्रेड की जब बात करोगे तो ट्रेड हमारा डिफिसिट में जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? ट्रेड डिफिसिट में जाएगा कैसे, या इसको और कहो बात करोगे तो ट्रेड हमारा वर्सन होगा यानी बेकार हो जाएगा। और भाई कैसे? देखो एक्चुअल में हम हमारे लिए फायदा कब होता है, जब हमारा एक्सपोर्ट ग्रेटर हो इंपोर्ट से, तब ये हमारे लिए फायदा होता है। और इसी फायदे को हम जनरल टर्म्स में क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। ठीक है। पर इस केस में भाई देखोगे कि आपका एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि भाई जो चीजें सस्ती होती है वही ज्यादा होती है, जो चीजें सस्ती होती है वो ज्यादा होती है, राइट। अब सस्ती का मतलब क्या हुआ कि देखो अगर ये हम करेंसी डिप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं, डिप्रिसिएशन में हमारा एक्सपोर्ट जो है वो सस्ता होता है, चीप होता है, और इम्पोर्ट जो होता है वो महंगा होता है। जब हमारा एक्सपोर्ट सस्ता है तो भाई इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। ध्यान रहे हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और इम्पोर्ट्स कम होगा। ये जितने मैं पॉइंट समझा रहा हूँ आपको, ये सारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, खास रूप से सिविल सर्विस के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पूछे जाते हैं, और यही ट्रिकी पॉइंट्स आपको काम आते हैं। इसीलिए मैं इन पॉइंट्स पर ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए एक्चुअल में होता क्या है। हमारा जो चीज़ सस्ती होती है वो चीज़ ज़्यादा होती है, जैसे कोई चीज़ सस्ती मिल रही तो उसको हम ज़्यादा परचेज कर लेते हैं, महंगी होती है उसको हम कम परचेज करते हैं। ठीक है, ये हमारी समझ होती है कि इकोनॉमिकल हम काम करते हैं, इकोनॉमी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये सरप्लस। अब यहाँ पर भाई हमारा ट्रेड डिफिसिट हो जाएगा, मतलब ये कि जैसे हम कोई चीज़ मंगवा रहे हैं तो हमें वो महंगी पड़ रही है, मतलब हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं और मिल हमको कितना कम मिल रहा है। तो जब देना ज़्यादा पड़ रहा और मिल कम रहा है तो भाई ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफिसिट होगा। और डिफिसिट में क्या हो जाएगा, मतलब हमारा ट्रेड जो होगा और बेकार बिगड़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ट्रेड डिफिसिट बढ़ेगा, और ट्रेड अगर सरप्लस की बात करोगे तो वो घटेगा। देखो रटने की बात नहीं है भाई, मैं जो चीज़ें जैसे समझा रहा हूँ आप वैसे ही समझोगे तो आई थिंक ये आपके लिए बेटर होगा समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना क्वेश्चन में, राइट। अब हमने ट्रेड डिप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन पढ़ लिया, सेम चीज़ होती है। देखो इनका इम्प्लीकेशन सेम होता है, डिवैल्यूएशन का भी मतलब देखोगे तो सेम होगा, बस ये गवर्नमेंट में इंडिया के केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथवा आरबीआई करेंगे, तब ये डिवैल्यूएशन होता है। डिप्रिसिएशन मतलब मार्केट ड्रिवन, बाकी कॉन्सिक्वेंसेस सब वही होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस में मतलब उनके परिणाम में कोई फर्क नहीं आएगा, राइट। अब इसका उल्टा होता है, जैसे डिवैल्यूएशन का उल्टा क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अथवा अवैल्यूएशन हो जाएगा। डिप्रिसिएशन का उल्टा क्या हो जाएगा, अप्रिसिएशन। तो मैं वो आपको थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इम्पोर्ट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एक्सपोर्ट, इंपोर्ट्स को थोड़ा सा आगे मैं आपको थोड़ा सा चार्ट रूप में बना के देना चाहता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आए, बिकॉज जब आप क्वेश्चन करोगे ना भाई तो वहीं पर आप फंस जाते हो, और ये गलतियाँ होती हैं इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। अब देखो इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, मान लो यहाँ पर करेंसी और ये डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन अथवा डिवैल्यूएशन समझ जाओगे। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ करेंसी अप्रिसिएशन अथवा अवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन भी आप इसको बोल सकते हो, तो आप इसको रिवैल्यूएशन बोल दो। इन दोनों में कहाँ पर क्या अंतर होता है ये समझना बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पर हमारा ट्रेड कहाँ जाएगा मैं ये भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब देखो करना क्या भाई, जैसे मान लो अभी हमने करेंसी डिप्रिसिएशन अथवा डिवैल्यूएशन पढ़ा, तो इसमें हमारा इंपोर्ट्स क्या होगा और एक्सपोर्ट क्या होगा। भाई हमारा इंपोर्ट्स क्या होगा, महंगा होगा, तो महंगा को मैं कॉस्टली लिख दूँ अथवा एक्सपेंसिव में कह दूँ, एक्सपेंसिव। ठीक है, जब हमारा इंपोर्ट्स महंगा होगा तो एक्सपोर्ट हमारा चीप होगा। ट्रेड हमारा क्या होगा, ये डिफिसिट में होगा। डिफरेंस देखो क्लियर हो रहा क्या भाई, डिफरेंस क्लियर रखना है आपको, अथवा आप इसी को ट्रेड डिफिसिट कह दोगे, या ट्रेड डिफिसिट बढ़ेगा, ट्रेड हमारा डिफिसिट होगा। यानी डिफिसिट में हम जाएंगे कब, जब हमारा इंपोर्ट्स भाई महंगा होगा। मैं आपको समझा चुका हूँ कि इंपोर्ट्स महंगा कब होगा, जैसे मान लो कि आप $1 की कोई चीज़ मंगवा रहे हो, बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हो, आयात, इंपोर्ट का मतलब आयात होता है।
तो जब आप बाहर से मंगवा रहे कोई चीज़ $1 की, तो पहले आपको 80 रुपये देना होता था, अब आप 90 रुपये दे रहे हो, दैट मीन्स कि महँगा हो गया ना, आपको आपके पास से आपकी जेब से ज़्यादा पैसे जा रहे हैं ना। तो इसलिए कि इम्पोर्ट्स आपका महँगा होगा, एक्सपोर्ट आपका चीप होगा। और ध्यान रहे, विशेष ध्यान रखना कि जो चीज़ें चीप होती है वही हमारी ज़्यादा होती है। तो जब हमारी करेंसी डिप्रिसिएशन अथवा डिवैल्यूएशन होगा, तो हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। अब एक्सपोर्ट ज़्यादा होने का मतलब आप ये कह दो इसका उल्टा कि इम्पोर्ट्स हमारा कम होगा। ये सारे क्वेश्चंस के पॉइंट हैं, आपको जब क्वेश्चन करोगे तभी आपको इन सब पॉइंट की वैल्यू समझ में आएगी। इसलिए अगर आपने क्वेश्चन से पाला पढ़ा है, आपका देखा है क्वेश्चन, तो डेफिनेटली इन चीज़ों की वैल्यू आप समझोगे। ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, इसका उल्टा आप देख लो, करेंसी अप्रिसिएशन हो रहा है, अप्रिसिएशन अथवा रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो भाई अब हमारा इसका उल्टा हो जाएगा। इंपोर्ट जहाँ पहले कॉस्टली होता था, यहाँ पर अब चीप हो जाएगा, और एक्सपोर्ट जहाँ चीप होता था वो कॉस्टली हो जाएगा, अथवा इसी को आप एक्सपेंसिव कह दो। ठीक है भाई। ट्रेड डिफिसिट क्या होगा, अब हमारा यहाँ पर स्ट्रेंथन होगा, ट्रेड यानी ट्रेड की बात कर रहा हूँ, तो ट्रेड हमारा स्ट्रेंथन होगा, अथवा हमारा ट्रेड सरप्लस बढ़ेगा। ठीक है। ट्रेड हमारा सरप्लस बढ़ेगा, यहाँ ट्रेड डिफिसिट बढ़ता था, यानी डिफिसिट वाला पार्ट बढ़ता था, और यहाँ पर हमारा सरप्लस बढ़ेगा। अब यहाँ पर बताओ, जो चीज़ें मैं फिर से बता रहा हूँ, जो चीज़ें सस्ती होती है भाई वही चीज़ें ज़्यादा होती है। यहाँ पर क्या सस्ता है, देखो इम्पोर्ट्स यहाँ पर सस्ता है, तो यहाँ पर इम्पोर्ट्स ज़्यादा होगा, इम्पोर्ट्स ज़्यादा होगा, और एक्सपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट कम होगा। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस के पॉइंट हैं। आई होप कि बातें आपको समझ आ रही और आप इन चीज़ों को भली भांति समझ पा रहे हो। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि चाइना क्या करता है, करेंसी डिवैल्यूएशन करता है, जानबूझ के करेंसी को डिवैल्यू करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने जो डिवैल्यू कर देगा तो उसके जो प्रोडक्ट की वैल्यू है घट जाएगी, तो उसका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। वो अपना चाइना, आप सुनते रहते होगे बीच बीच में न्यूज़ में कि चाइना डिवैल्यूएशन करता है अपनी करेंसी का, जिसके कारण अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है। और इसीलिए अमेरिका यानी यूएस जो है नाराज हो जाता है उस पर, कि वो डिवैल्यूएशन मीन्स वहाँ की गवर्नमेंट अथवा वहाँ की सेंट्रल बैंक जानबूझ के ये काम कर रही है, जबकि जानबूझ के नहीं होना चाहिए नियमानुसार। तो वहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, देखो डिवैल्यूएशन उसमें अथवा डिप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना। और चाइना यही करता है, आपको कभी कंफ्यूजन हो तो चाइना से रिलेट कर लेना कि वो डिवैल्यूएशन करता है जिसके कारण एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। राइट। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब हमारा करेंसी डिप्रिसिएशन होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट, अब इंडिया के केस में बात कर रहा हूँ, तो एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन गुड्स आर मोर अथवा बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। ठीक है, मोर कॉम्पिटिटिव होगा। और इसी में अगर करेंसी अप्रिसिएशन की बात करोगे, तो इसमें एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। ठीक है भाई, लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना। चलो, अब अगर इतनी बातें आपको समझ आ गई हैं, अब हम टॉपिक पर मूव करेंगे, जो हम पढ़ रहे थे, जो न्यूज़ में था, वो आपको बातें समझ में आएगी। राइट। अब देखो, हमारा जो करेंसी डिप्रिसिएशन हुआ है अभी, वो न्यूज़ में था। तो करेंसी डिप्रिसिएशन से क्या हमें फ़र्क पड़ता है, क्या चीज़ होती है। करेंसी डिप्रिसिएशन इज़ अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी। ठीक है, फॉरेन करेंसी के कंपेयर में हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घटती है अंडर मार्केट ड्रिवेन अथवा मार्केट डिटरमाइंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। मतलब देखो, डिप्रिसिएशन है मतलब मार्केट के कारण होगा, मार्केट बेस्ड होगा। और अगर डिवैल्यूएशन होता तो वो गवर्नमेंट अथवा सेंट्रल बैंक के द्वारा होता। की फीचर क्या है, देखो, इट अल्टर रिलेटिव प्राइस, एक्सपोर्ट बिकम चीपर। मैं आपको वही बताया कि हमारा इंपोर्ट जो होगा महंगा हो जाएगा और एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा। एक्सपोर्ट बिकम चीपर इन द फॉरेन करेंसी, इंपोर्ट कॉस्टलियर हो जाएगा। समझ आया ना भाई। और जो चीज़ें सस्ती होती है वही ज़्यादा होती है, यानी मैं एक्सपोर्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। मैं आपको अभी यही समझाया हूँ, देखो फिर से बता देता हूँ। यहाँ देख लो,
डिप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, एक्सपोर्ट हमारा चीप हो जाता है। यही चीज़ मैं यहाँ बताया हूँ, देखो एक्सपोर्ट चीपर हो जाता है इसलिए एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है और इम्पोर्ट्स महंगा हो जाता है। अब इन चीज़ों को आप भली भांति समझ पाओगे कि क्या लिखा है। इट कैन बी ग्रेजुअल अथवा सडन, दो टाइप से होते हैं, कई टाइप से हो सकते हैं। मतलब कि एक ग्रेजुअल होता है, मतलब धीरे धीरे होता है, एक सडनली हो जाता है। तो जैसे हमारा ये ग्रेजुअल है कि मतलब आप देख रहे हो कि 2010 से ये लगातार डिप्रिसिएट ही होता जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट उसमें इंटरवेंशन नहीं करती ज़्यादा, पर हाँ जब ये वैल्यू घटती है तो वो फिर मार्केट के लिए अच्छा होता है, हमारी इंडियन इकोनॉमी या इंडियन रुपीज़ के लिए, इंडियन करेंसीज के लिए वो अच्छा होता है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा इंटरवेंशन करे। ठीक है। इट अफेक्ट इन्फ्लेशन, एक्सटर्नल डेप्ट, कैपिटल फ्लो। एक्सटर्नल डेप्ट का मतलब कि भाई वही ट्रेड डिफिसिट की बात हो रही, ट्रेड सरप्लस अथवा डिफिसिट में आ जाता है। कैपिटल फ्लो, ग्रोथ साइमल्टेनियसली, नॉट जस्ट एक्सपोर्ट्स, हर चीज़ों के लिए मायने रखता है। कैपिटल आउटफ्लो, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लो कि हमारी करेंसी की वैल्यू घट रही है, तो करेंसी की वैल्यू घटती है तो पता है क्या होता है, जो बाहर की कंपनियां हैं वो हमारी इंडिया की रुपीज़ की वैल्यू अगर घट जाती है तो हमारी इंडिया से मूव कर जाती हैं। इंडिया से मूव करके जैसे कि थाईलैंड चली गई, किसी और कंट्री में जहाँ उनको फेवरेबल कंडीशन और करेंसी अच्छी मिल रही है वहाँ चली जाती हैं। तो एक ये भी नुकसान होता है। कैपिटल आउटफ्लो एंड एफपीआई, फॉरेन इन्वेस्टर हैव शिफ्टेड फंड फ्रॉम इंडियन मार्केट। अपना जो फंड है इंडिया मार्केट से लेके चले जाते हैं, इंडियन मार्केट से फंड फ्रॉम द इंडियन मार्केट टू हायर रिटर्न एआई, मतलब जहां उनको हायर रिटर्न मिलेगा वहां चले जाएंगे। रिड्यूसिंग डिमांड ऑफ द रुपी एंड राइजिंग डिमांड फॉर द डॉलर, जहां पर उनको जैसे क्यों इसकी रुपी की डिमांड घटेगी, बिकॉज इंडियन की रुपीज की करेंसी की वैल्यू घट रही है। ठीक है। अब देखो दो चीज़ से होती है, जैसे मैं आपको समझाऊं कि किसी भी चीज़ की वैल्यू बढ़ती या घटती कैसे है। मान लो सपोज यहाँ पर घटी है, तो घटने की दो वजह हो सकती है, या तो उसकी सप्लाई ज़्यादा हो रही है, मतलब या तो इंडियन रुपीज़ यानी इंडियन करेंसी की वैल्यू सप्लाई ज़्यादा हो रही है, या फिर उसकी डिमांड कम है। डिमांड एंड सप्लाई पर पूरी इकोनॉमी काम करती है। तो या तो उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसकी वैल्यू घट रही है, या फिर उसकी वैल्यू घट रही है बिकॉज ऑफ द रीजन दैट इट्स डिमांड इज रिड्यूस्ड। ठीक है, उसकी डिमांड घट रही है। फिर ट्रेड टेंशन एंड टैरिफ, यूएस जो है इंडियन गवर्नमेंट इंडियन प्रोडक्ट पर ज़्यादा टैरिफ लगाएगा, ये भी है। बाइडनिंग करंट एंड कैपिटल अकाउंट प्रेशर, अब आपको समझ में आ जाएगा, इसको पढ़ो। रिलेटिव इंटरेस्ट रेट एंड डॉलर स्ट्रेंथ है, भाई करेंसी इंडियन करेंसी वैल्यू घट रही है, इंडियन की करेंसी की वैल्यू, तो उसके कंपेयर में जो फॉरेन करेंसी होंगी लाइक डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड्स हो गया, इनकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, एज कम्पेयर टू इंडियन रुपीज़। रिस्क सेंटिमेंट एंड जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स जैसा कि मैं चाइना का एग्जांपल दिया, और भी रसिया, बहुत सारी वार होते रहते हैं, तो उन सबका फर्क पड़ता है। राइट, कि लोग जैसे कि थाईलैंड का मैं एग्जांपल दिया कि जो फॉरेन की कंपनीज हैं वो एक सेफ जगह पर जाना चाहती हैं कि उनको थोड़ा सा करेंसी की स्टेबिलिटी भी मिले और इन्वायरमेंट भी सही मिले, वहाँ की गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे, बहुत सारी फैक्टर होते हैं। राइट, इम्प्लीकेशन ऑफ द करेंसी डिप्रिसिएशन, अगर करेंसी डिप्रिसिएट होती है तो क्या क्या उसके इम्प्लीकेशन यानी उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। देखो उसके बेनिफिट देख लेते हैं एंड फिर रिस्क हम देखेंगे। तो बेनिफिट में क्या होता है कि हमारा इम्पोर्ट्स इम्प्रूव एक्सपोर्ट प्राइस कम्पिटिटिवनेस। मैं आपको देखो फिर से याद दिलाता हूँ, यहाँ पर एक्सपोर्ट जब हमारी करेंसी वैल्यू डिप्रिसिएट होती है तो एक्सपोर्ट हमारा इंडियन गुड्स आर मोर कम्पिटिटिव। ध्यान रखना है, इस वर्ड्स पर फोकस करना है, मोर कम्पिटिटिव। हमारा जब हमारी करेंसी की वैल्यू घटती है तो हमारा एक्सपोर्ट मोर कम्पिटिटिव हो जाता है। यही चीज़ मैं यहाँ पर समझाया हूँ, देखो समझाया है, बोला है। इम्प्रूव एक्सपोर्ट प्राइस कम्पिटेटिव, जैसे कि एक्सपोर्ट प्राइस, सपोज हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं, तो राइस एक्सपोर्ट करते हैं तो भाई उस केस में हमारा एक्सपोर्ट जो है मोर कम्पिटेटिव होगा। ठीक है, कम्पिटेटिव का मतलब कि और जगह से जहाँ से राइस एक्सपोर्ट किया जा रहा है वहाँ पर हमारे राइस की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब कम्पिटेटिव होगा, दैट मीन्स कि हमें ज़्यादा प्राइस मिलेगी। ठीक है, हमारे कस्टमर को, हमारे फार्मर्स को। सब्सटीट्यूशन ऑफ एनी अवे फ्रॉम इम्पोर्ट्स, अब जैसे हमारा क्या है कि हम इम्पोर्ट्स मंगवाते हैं, राइट, तो अब हम इम्पोर्ट्स थोड़ा कम करके एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा कम्पिटिटिव होगा तो एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करेंगे चीज़ें। ठीक है, फिर रिस्क एंड कॉस्ट क्या होता है, मतलब रिस्क की क्या चीज़ होती है कि इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन। इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन जैसे आप जाते हो कोई आइटम परचेज करने, कोई आर्टिकल, तो वहाँ पर बोलते हैं ना कि भाई ये इम्पोर्टेड आइटम है, तो इम्पोर्टेड है दैट मीन्स कि बाहर से आया, दैट मीन्स कि उस पर हमने डॉलर के रूप में पैसे पेमेंट किए हैं, मीन्स हमारी वैल्यू ज़्यादा लगी है। अब अगर वैल्यू घट रही है तो हमें ज़्यादा पैसा दिए होंगे, हमें देने पड़े होंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, इसीलिए ये रिस्की होता है।
वर्सनिंग करेंट अकाउंट डिफिसिट एंड एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी, मतलब हमारे जो हमने अभी ट्रेड डिफिसिट देखा वो बढ़ जाता है, डिफिसिट बढ़ जाता है, यानी हमारा ट्रेड जो है बेकार हो जाता है, वर्सन हो जाता है, ठीक है। और एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी हो जाएगी, मतलब कि एक ये भी फैक्टर होता है कि हमारे पास जो करंट हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी घटता है, ठीक है। फिर बर्डन ऑन द एक्सटर्नल डेप्ट, भाई अगर हमने डेप्ट लिया, हमारी करेंसी की वैल्यू घट रही है तो हमें उस पर बर्डन बढ़ता जाएगा ना। तो ये चीज़ें कारपोरेट बैलेंस शीट, इस पर भी फर्क पड़ेगा, जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। मार्केट वोलेटिलिटी एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, देखो मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज होगा, जिसके कारण फंड हमारे इंडिया से लेके वो बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे रिस्क एंड कॉन्सिक्वेंसेस हमें ही मतलब एज अ होल कंट्री झेलने पड़ेंगे, ठीक है भाई। अब देखो इसको काउंटर करने के लिए हम क्या क्या, काउंटर का मतलब कि इससे बचने के लिए, जो हमारी करेंसी डिप्रिसिएट हो रही है, वैल्यू घट रही है, तो उससे बचने के लिए मीन्स मेथड टू काउंटर रुपी डिप्रिसिएशन, मतलब हमारी रुपी जो डिप्रिसिएट हो रही है तो वो डिप्रिसिएट ना हो, उससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो प्रूडेंट आरबीआई इंटरवेंशन, जैसा कि मैं आपको बताया कि सेंट्रल चाइना के केस में क्या है कि चाइना की गवर्नमेंट जानबूझ के इंटेंशनली वो सारी चीज़ें करती है। तो अगर हमारी वैल्यू घटती ही जा रही है तो आरबीआई को एक समझ बूझ के फैसला लेना होगा, उस पर इंटरवेंशन करना होगा। यूज फॉरेक्स रिजर्व टू स्मूथ वोलेटिलिटी, जो हमारे पास लगभग 900 800 900 जो भी फॉरेक्स रिजर्व है उसको यूज करना होगा कि जब हमारी करेंसी की वैल्यू घट रही है तो भाई हम इंडियन रुपीज में ना डील करें, हम उस फॉरेक्स रिजर्व को डील करें, मतलब यूज करें, जिसके कारण हमारी वोलेटिलिटी जो थोड़ा सा स्मूथ रहे, ठीक है। फिर इंटरेस्ट रेट एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इस पर भी ये आरबीआई का ही कदम हो सकता है। कैलिब्रेटेड रेट हाई एंड हायर लिक्विडिटी कैन मेक रूपी असेट मोर अट्रैक्टिव, ठीक है। जैसे कि होता क्या है मार्केट में, आप जानते हो कि जैसे ही हमारा रेट घट जाता है, आरबीआई की केस में मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट हमारा घटेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा। अब मैं ये पूरी इकोनॉमी की बात कंक्लूड कर रहा हूँ कि मार्केट में मनी जो होगा वो ज़्यादा होगा, और जब मार्केट में मनी ज़्यादा होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। समझ पा रहे हो, तो वैल्यू यहाँ घटी ही है, इसका मतलब आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो कि वैल्यू घटी है, इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट रेट के हो गया। तो इस केस में आपको गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट हाइक करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, मोर अट्रैक्टिव, ठीक है। हाई इंटरेस्ट रेट, ठीक, उसको हाइक करना पड़ेगा। फिर इंसेंटिव एंड फॉरेक्स फ्लो, अब आप इन सबको बड़ी बड़ी आसानी से समझ सकते हो। देखो ऑफर अट्रैक्टिव टर्म्स ऑफ एनआरआई डिपॉजिट, ये बहुत सारे आप पढ़ लेना, मेंस के हिसाब से मैं दे दिया हूँ। प्रोवाइड इंटरेस्ट सबवेंशन अट्रैक्ट्स इंसेंटिव, टैक्स इंसेंटिव दो, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट अथवा सेंट्रल बैंक का काम हो सकता है। फिर डीपनिंग लोकल करेंसी, डीपनिंग लोकल करेंसी का मतलब क्या हुआ कि उसकी कुछ आप ऐसा करो जिसके कारण लोकल करेंसी की वैल्यू बढ़े ट्रेड में। अब जब ट्रेड करोगे, इनकरेज आईएनआर इनवॉइसिंग, ये बहुत सारे बायलैटरल ट्रेड, जैसे मैं आपको बताया कि गवर्नमेंट हमारी 2 3 साल से 4 साल से कर रही है, मतलब कुछ बायलैटरल टाइज कर लेते हैं कि हम अपनी करेंसी में ही डील करें, बीच में जो यूएस डॉलर आता था उसको हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। फिर स्ट्रक्चरल बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड एक्सपोर्ट कैपेसिटी, हम प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेंगे, जो कहीं ना कहीं लिंकेज होता है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट कैपेसिटी बढ़ेगी, तो ये सारे कदम हो सकते हैं बहुत सारे, राइट। फिर इसके कारण सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेबल रुपीज, अब हमारा स्टेबल रुपी, हमें उस पर भी ध्यान देना होगा कि अगर हमारी रुपीज जो है डोमेस्टिक करेंसी, यानी हमारी रुपीज जो है अगर सिग्निफिकेंस है, स्टेबल है, तो उसका क्या क्या महत्व हो सकता है। देखो माइक्रो इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी, हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है जिसके कारण रिलेटिवली स्टेबल रुपीज सिग्नल अराउंड, अब जितने अभी तक मैं आपको निगेटिव चीजें बताया, देखो कुल मिला के आपको यही समझना है कि जितनी जैसे हमारी करेंसी डिप्रिसिएट हुई तो जो जो चीजें निगेटिव हुई कि हमारी जो बाहर की कंपनीज है जो इंडिया में काम कर रही है, तो इंडिया को मतलब जो वर्कर्स काम करते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, पैसे इंडिया में रहते हैं, बहुत सारे काम इंडिया के जो मशीनरी इंस्ट्रूमेंट है वो सारी चीज़ें इंडिया की यूज़ होती हैं, तो अगर इंडिया से बाहर चली जाएंगी तो वो इंडिया के लिए निगेटिव है ना। तो सेम चीज़ है कि अगर हमारी रुपीज़ को हम स्टेबल करते हैं, मीन्स अगर उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं, तो उसका उल्टा लिखो कि फिर वो चीज़ें फ़ायदे में होंगी। तो वही वही उसके उल्टा अगेंस्ट आपको सोचना है कि जो चीज़ें हमें नुकसान हो रही थी, अगर हमारी करेंसी सुधर जाएगी, हम उसमें किसी भी तरीके से स्टेबल कर लेंगे, या हमारी करेंसी की वैल्यू अप्रिसिएट होगी, तो वो उसके अगेंस्ट वाली चीज़ें हमारे फ़ायदे में आ जाएंगी, हमारे प्रोज में आ जाएंगी, ठीक है। प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्टेनिटी हो गया, सोशल एंड डिस्ट्रीब्यूशनल
स्टेबिलिटी मतलब बहुत सारी चीज़ें लाइक स्टेबल करेंसी प्रोटेक्ट द पुअर फ्रॉम द इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन। लाइक मान लो सपोज आप एक शूज़ मंगवाते हो बाहर से, तो भाई मंगवा रहे हो तो पहले आपको मान लो आज के टाइम में आपको 90 रुपये देने पड़ रहे हैं $1 के केस में। अगर ये इंप्रूव होकर सपोज 80 रुपीज़ पे पहुंच जाता है तो वही फिर आपको 90 की जगह 90 की जगह 80 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं कि आपको फ़ायदा होगा जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी इंप्रूव होगी। मीन्स हमारी डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ द इंडिया बात करूँ तो इंडियन रुपीज़ इंप्रूव होगी। ठीक, तो इस तरीके से मैं कोशिश किया हूँ कि आपको करेंसी डिप्रिसिएशन अथवा डिवैल्यूएशन इसकी मीनिंग आपको समझ में आए, एट द सेम टाइम करेंसी अप्रिसिएशन अथवा रिवैल्यूएशन इनकी मीनिंग क्लियर हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो सिविल सर्विस में या और बहुत सारे एग्जाम्स में सिविल सर्विस में ही जैसे यूपीएससी या कुछ और एग्जाम्स में आते हैं, क्वेश्चन आए हैं इसी पर बेस्ड। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन इंडियन रुपीज गेट्स डिप्रिसिएटेड विच अब विच मीन्स उसी के अकॉर्डिंग यूएस डॉलर में मतलब यूएस डॉलर के कंपेयर में इंडियन की रुपीज डिप्रिसिएट होती है, इट यूजुअली मेक्स अवर। अब ये ऑप्शन है आपके पास, एक दो तीन चार ऑप्शन है। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जब इंडियन की रुपीज डिप्रिसिएट होती है, एक्सपोर्ट चीपर होगा, इंपोर्ट कॉस्टलियर होगा। इंपोर्ट चीपर होगा, एक्सपोर्ट कॉस्टलियर होगा। बोथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स कॉस्टलियर, नो इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। हमने अभी सीखा, क्या सीखा भाई, कि अगर हमारी करेंसी की वैल्यू घटती है तो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स में क्या फर्क पड़ता है। इंपोर्ट्स हमारा कॉस्टलियर हो जाता है या कॉस्टली हो जाता है और एक्सपोर्ट हमारा चीप हो जाता है। हमने यही पढ़ा है। ऑप्शन ढूंढ लो जो भी आपको मिल जाए, एक्सपोर्ट चीप हो जाएगा और इंपोर्ट कॉस्टलियर हो जाएगा, यही तो हमने पढ़ा है। ठीक है, समझ आया। प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन एंड डिप्रिसिएशन दो टर्म्स में आपको समझा दिया हूँ। इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज दैट इट नेसेसरली यानी पक्के रूप में improve the competitiveness of the domestic export in the foreign market, increase the foreign value of the domestic currency, improve the trade balance। बताओ भाई क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात ये कि अभी हमने देखा कि जब हमारी करेंसी की वैल्यू डिप्रिसिएट होती है या डिवैल्यूएशन होता है तो हमारा ट्रेड डिफिसिट हो जाता है। ठीक है, ट्रेड हमारा वर्सन हो जाता है, बिगड़ जाता है। हमने देखा है या ट्रेड डिफिसिट बढ़ जाता है, डिफिसिट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ये हमने देखा। तो भाई इम्प्रूव ट्रेड बैलेंस इम्प्रूव नहीं होगा भाई, बल्कि और बिगड़ेगा और बेकार होगा। ठीक है, तो जैसे ही तीसरा ऑप्शन गया तो भाई ये भी चला गया, सेकंड थर्ड फोर्थ दोनों चले गए। अब देखो, इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। भाई नहीं, कैसे होगा, हमारी डिवैल्यूएशन अथवा डिप्रिसिएशन हो रहा है तो हमारी करेंसी की वैल्यू, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज करने की बात कर रहा है ना, जबकि वही तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि डिवैल्यूएशन हो रहा है। तो भाई ये भी गलत हो गया। अब हमारा सेकंड गलत हुआ, हमारा एक ही आंसर मिल गया। इम्प्रूव द कम्पिटेटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, मैं आपको बताया हूँ कि जो कम्पिटेटिवनेस है वो बढ़ जाएगा इसमें। जब हमारा डिप्रिसिएशन अथवा डिवैल्यूएशन होगा तो हमारा जो एक्सपोर्ट का कम्पिटेटिवनेस है वो बढ़ जाएगा। और अप्रिसिएशन के केस में मैं आपको बताया हूँ कि वहाँ पर हमारा जो एक्सपोर्ट है वो लेस कम्पिटेटिव होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन वन, ऑप्शन ए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाय। कौन डिसाइड करता है, वर्ल्ड बैंक, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंट्री कंसर्न, तीसरा है स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्री, इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये होता है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं भाई। देखो, वर्ल्ड बैंक की बात किया भाई, वर्ल्ड बैंक एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बट कोई करेंसी की वैल्यू, प्राइस ऑफ एनी करेंसी, उसकी करेंसी की प्राइस ये वर्ल्ड बैंक नहीं डिसाइड करता। सबसे पहले पहले ऑप्शन को हटा दो, जहाँ जहाँ वन है, वन इसमें है तो ये वाला चला गया, वन इसमें है तो ये वाला भी चला गया। समझ आया। अब यहाँ पर दो तीन और तीन चार है, बाय डिफॉल्ट आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है।
स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न्ड कंट्री। हाँ भाई, मैं आपको बताया हूँ, अभी पढ़ाया हूँ तो, कि अगर कंट्री की स्टेबिलिटी अच्छी है तो वो आपकी उसकी जो वैल्यू है करेंसी की, वहां पर उसका फर्क पड़ता है पॉजिटिव अथवा निगेटिव। अगर स्टेबल है तो पॉजिटिव फर्क पड़ेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी, यस ये करेक्ट है। अब 2 और 3 में देखो, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंट्री कंसर्न। हाँ, डिमांड एंड सप्लाई पर फर्क पड़ता है, हमने देखा है। चौथा क्या है ऑप्शन, इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री। नहीं भाई, ऐसा कोई आपने देखा क्या इकोनॉमिक पोटेंशियल, कि चाइना एक बड़ी बिग इकोनॉमी बनने जा रही है, डेवलपिंग कंट्री है, बट एक बिग इकोनॉमी बनने जा रही, तो क्या उसके उस पोटेंशियल का फर्क पड़ता है क्या, कि उसकी प्राइस कितनी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये फोर्थ ऑप्शन जिसमें होगा वो भी चला जाएगा, ये वाला। तो ये भी चला गया आपका ऑप्शन, अल्टीमेटली 2 1 3 सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी पढ़ने वाले आपके कॉन्टेक्ट में हैं, ये तैयारी कर रहे हैं। और एग्जाम ट्रिक्स को सपोर्ट बिल्कुल करें। ठीक है, आपका चैनल है एग्जाम ट्रिक्स, यहीं पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, सेम नाम है, आप मुझे फॉलो करें इसी नाम से, एग्जाम ट्रिक्स नाम से। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करें, और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो करें एग्जाम हब के नाम से, एग्जाम हब। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो बाय बाय।